हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। को किसको दिखाने का दिखा? बोल मारने बोल की बोल धमकी दे रही क्या मेरे हस्बैंड को? मारूंगी मैं। निच्चड़ औरत है, एक नंबर की तू। बोलते रहे। आदमी लोग के ऊपर आती और कुछ भी बोलती रहती क्या? और तू साले औरत के पीछे छुपे रहे, चूतिया कहीं का हराम का साला। कुछ भी बोलते रहता क्या? ग्रुप में को मेरे रूबिया में आने की धमकी दे रहा क्या तू साले? टैग कर दिया रूबी हॉल को मैंने। हाँ कर तू किसको करने का? तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी बिल्डिंग, कोंडवा पुलिस स्टेशन, एमएससीबी और ससुन और अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे कितनी इंक्वायरी चल रही है। 40 लोगों पर एफआईआर आई है। आप मेरे राइट में यहाँ पर थंबनेल देख सकते हैं, तो थंबनेल से आप पहचान जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वो जरूर देखिए, तभी आपको समझेगी पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि मेरे घर के जस्ट सामने यानी कि B306 में रहता था एक सुनील देव कुमार चौबे नाम का आदमी, और उसने हमारे साथ खेला था ब्राह्मण कार्ड, और जिसकी वजह से हम इतने परेशान हो गए थे कि उसके घर छोड़ के जाने के बाद में हमें भी घर छोड़कर भागना पड़ा। और वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो जानेंगे आज की वीडियो में। व्हिडिओ शुरू करने के पहिले लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर कर लेना। सनशाईन हिल्स 2 या गृह प्रकल्पात मेंटेनन्सच्या नावाखाली पैशांची गफलत होत असल्याचा आरोप येथील रहिवासी नागरिकांनी केला आहे। ही गृहरचना भारतातील कोणत्याही प्रशासकीय कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत नसून ती अपार्टमेंट मालकीची आहे। या अपार्टमेंटमध्ये सदस्याला अपार्टमेंटमधील खर्च, बाकीची तपशील रक्कम याबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही। या प्रकारात अवांछित खर्चासाठी निधीचा गैरवापर करून अनधिकृत सेट कमिटीमधील भरत जाधव, नदीम सय्यद, सोनल बंगेरा आणि शालू ललवाणी यांच्या विरोधात फसवणुकीच्या स्वरूपात कोंढवा पोलीस स्टेशन तसेच पुणे पोलीस आयुक्तालयात अपार्टमेंट सदस्यांकडून तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। अपार्टमेंटची 3 महिन्यांची युटिलिटी वॉटर आणि सिक्युरिटी हाऊसकीपिंग बिले बाकी आहेत। सर्व पैसे हे सोसायटीच्या सिंकिंग फंड तसेच मेंटेनन्स फंडच्या नावाखाली उकळण्यात येत आहेत। सोसायटीचे मूलभूत खर्च भागलेले नसून सर्व सदस्यांकडून पैशांची मागणी करत असल्याचा दावा सनशाईन अपार्टमेंटचे फ्लॅट नंबर 9 चे रहिवासी प्राजक्त परदेशी यांनी सांगितले। मी फ्लॅट नंबर B902 चा ओनर आहे, सनशाईन हिल्स 2 पिसोळी रोडचा, आणि मी इकडे 4 वर्षापासून रहिवासी आहे। ओके, आणि हे जे लोक आहेत सेड कमिटी, भरत जाधव, नदीम, सोनल बंगेरा आणि शालिनी, हे 4 लोक, यांच्याकडे कुठलंही असं डॉक्युमेंट नाहीये दाखवण्याकरता की हे कमिटी आहेत, सो ऑफिशियली अपॉइंटेड कमिटी आहेत। कि जितनी भी सोसाइटी सबसे ज्यादा है 2800 मेंटेनेंस, पहले 2300 था, अभी इन्होंने 2800 कर दिया। 500 रुपया पर मंथ हर फ्लैट का बढ़ा दिया है, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि आपको 12 महीने के मेंटेनेंस एडवांस में देना है। अगर हम एडवांस में नहीं देंगे तो वो हमको फाइन और पेनाल्टी दोनों लगाएंगे। फाइन 500 रुपये और ऊपर से इंटरेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन 2021 में जाने के बाद क्या हुआ कि मेरी बिल्डिंग में ना एक बहुत बड़ा हो गया फ्रॉड। एक्चुअली वो फ्रॉड चल रहा था 2017 से, मतलब अभी आप सबको पता ही है, स्पेशली पूना वाले बिल्डर्स क्या करते हैं, बिल्डर्स करते हैं स्कैम। बिल्डिंग बनाते हैं, ना ही उसे रजिस्टर्ड करते हैं, ना ही बिल्डिंग में पानी देते हैं, ना ही कोई फैसिलिटी देते हैं। एक स्विमिंग पूल बना के लोगों के यूएसपी दिखा के और लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उन्हें झूठ झूठ बोल देते हैं कि बस अभी ये डेवलपमेंट होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, और हर कोई सैलराइड होता है, या फिर लोग सोचते हैं कि भाई बॉम्बे से आ रहे हैं तो यहाँ चलिए कम बजट में हमें घर मिल जा रहा है। तो ये स्कैम था। 2018 में बिल्डर ने कुछ लोगों को बिल्डिंग दिया कि भाई आप लोग मेंटेन करो। ऐसे करके इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने ग्रुप बना के भाई मैं भी खाऊंगा, तुम भी खाओ, सब मिल बांट के खाओ, और ऐसे ग्रुप बना के ना ये लोग पैसे खाते थे। तो 2000 जब मैंने आपको बोला कि जब हम लोग हमारे फ्लैट में शिफ्ट हुए लॉकडाउन के बाद, तो हमने नजर रखना स्टार्ट किया कि मेंटेनेंस लेते हैं ये लोग 3500 रुपया, बिल्डिंग रजिस्टर्ड नहीं है, ऊपर से हर 11 महीने में नया कमेटी मेंबर बन जाता है। ये किस तरीके की कमेटी है? कोई भी कमेटी कम से कम 5 साल के लिए बनती है, ना ही बिल्डिंग रजिस्टर्ड है। फिर इस इशू के बाद में ना भरत गणपतराव जाधव नाम का एक आदमी, उसने हायर किया, एक लेफ्ट में उसकी वीडियोस और फोटोज देखते रहेंगे, और मैं आपको भी वीडियोस भी दिखाऊंगी उसकी कि वो कौन है। तो उस लेडी को हायर किया गया हमारे अगेंस्ट। सबसे पहले जनवरी में आई थी हमारी न्यूज़, ये सोसाइटी इलीगल है, यहाँ के जो लोग हैं वो पैसा खा रहे हैं, 6.5 लाख 8 लाख महीने का। और इसी चीज़ को लेके हम गए थे कोंढवा पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने, लेकिन कोंढवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सरदार पाटिल, मैं जाऊँ तो उसे वो सोफे पे बिठाकर बात करते थे,
और बस यहीं से शुरू हो गई फिर हमारी कहानी। उन्होंने हमारी कंप्लेन नहीं ली, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी कंप्लेन नहीं लूँगा, आपको जो करना है करो, आप एडवोकेट है ना, आप जाके कोर्ट से ऑर्डर लेकर आओ, लेकिन मैं आपके ऊपर झूठा गुना ज़रूर दाखिल करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कोर्ट कचहरी होती क्या है। ये बात है 6 जनवरी 2022 की। और बस अब आप देखेंगे वीडियो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसके आगे का एक्सप्लेनेशन। Who the hell are you to interfere in my personal life? I'm not interested. दिखाती को किसको दिखाने का दिखा? बोल मारने की बोल धमकी दे रही क्या मेरे हस्बैंड को? मारूंगी मैं। निच्चड़ औरत है, एक नंबर की तू। बोलते रहे, बोलते हाँ, रहे। आदमी लोग के ऊपर आती है और कुछ भी बोलती रहती क्या? और तू साले औरत के पीछे छुपे रहे, चूतिया कहीं का हराम का साला। हाँ, कुछ भी बोलते रहता क्या? ग्रुप प्रेमी को मेरे रूबिया में आने की धमकी दे रहा क्या तू साले? टैग कर दिया रूबी हॉल को मैंने। हाँ कर तू किसको करने का? तो अब मोटी माँ से चिल्लाई झगड़ा की, देखिए हम लोग कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, ना हम उसे मार रहे ना गाली दे रहे। मैं मेरे बच्चों को घर पे भेज के मैं बोल रही हूँ मैं जाऊँगी कोंडवा पुलिस, तो वो मुझे पकड़ रही है यहाँ पर। मेरे हस्बैंड गए एक्टिवा लाने, इसी बीच इन लोगों ने हमें घेर लिया, लेकिन मैं पीछे पीछे हो रही हूँ। मैं इसकी तरह वॉयलेंट नहीं हूँ ना, एकदम मेरा बीपी ऐसा हाई नहीं है कि मैं एकदम पागल हो जाऊँ। और बस ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे, मेरे हस्बैंड को रोक रहे और इमीडिएटली मैं गाड़ी पे बैठ रही हूँ और बैठ के हम निकल जाएंगे कोंडवा पुलिस। अभी आप देखना पीछे क्या होता है। पीछे ही अपने हस्बैंड को पूछेगी आप क्या करना है, ये लोग तो चले गए। ये देखो 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 कैसे पूछ रही है, अब क्या करना है, चले गए बोले ये लोग, अब क्या करें। फिर ये लोग एक प्लान बनाएंगे। तो अभी आपने न्यूज़ भी देखी और अभी आपने वीडियोस भी देखे कुछ। तो ये क्या हुआ, ये न्यूज़ आने के बाद ना सबसे पहले सोसाइटी के ग्रुप को कर दिया गया म्यूट, ताकि ये न्यूज़ कहीं शेयर ना हो। और उसके बाद में क्या किया गया, मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे कंटिन्यू करवाए गए अटैक करने वाली ये औरत जिसकी आपने वीडियो देखी, ये काम करती है रूबी हॉस्पिटल में जो कि स्टेशन पर है और वहाँ पर ये रिसेप्शनिस्ट है। ये लोगों को ना झूठ बोलती थी कि मैं डॉक्टर हूँ और हम भी इसे डॉक्टर ही समझते थे। ये बोलती थी कि मैं MD हूँ, सर्जन हूँ मतलब बोलने में ही शायद वीडियो देख ले तो वो मुझे याद भी कर ले बेचारी बहना। हमने RTI फाइल करके मालूम किया कि वो बेचारी सिर्फ और सिर्फ उसने आबिदा इनामदार से MA किया है और कोई डिग्री नहीं है डॉक्टरी की। ये आगे की कहानी ये आगे बताएंगे। तो ये लेडी ना 23 जनवरी 2022 को मैं, मेरे हस्बैंड और हम लोग जा रहे थे बाहर। तो इन लोगों ने ना हमें झूठ बोल के नीचे बुलाया और बुलाने के बाद पुलिस से ये लोग कंप्लीटली मिले हुए थे। इन लोगों ने हमें नीचे बुलाया, नीचे बुलाने के बाद में ना डायरेक्टली इसने मेरे हस्बैंड पे और मुझ पे अटैक किया। आपने वीडियो देखी होगी, इसकी लैंग्वेज, इसका तरीका। मैंने मेरे हस्बैंड को एक ही बात कहा कि हाथ पीछे रखना, क्योंकि मैं समझ गई थी कि इनका प्लान क्या है और हमने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। और उसके बाद में जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इस लेडी ने अपने ससुर के पैर को खुद से कट करके ये पहुंची पुलिस स्टेशन और वहाँ से ये लोग पहुंचे ससुर से इन लोगों ने बनाया एक रिपोर्ट रॉन्ग, मतलब एक CMO मिला हुआ था इनके साथ। CMO का नाम है मिथिलेश हरावले। क्या नाम उसका? मिथिलेश हराले। तो वो मिला हुआ था और उसने इन्हें एक फेक रिपोर्ट बना के दिया। बट उस रिपोर्ट को हमने बाद में पढ़ लिया और पढ़ने के वो पूरी कहानी आपको बताऊंगी, पहले हम सीक्वेंस में चलते हैं। तो ये लोग वो फेक एक रॉन्ग रिपोर्ट लेकर पुलिस से पूरा गठबंधन करके उस वक्त के जो API थे वहाँ पर प्रभाकर कापूरे, उसको इन लोगों ने वो रिपोर्ट दी। और उस वक्त जो माहौल था ना, वो पता चल रहा था कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। संडे का दिन था, पुलिस स्टेशन में कोई नहीं, सिर्फ कापूरे साहब थे और ये लोग थे। और मैंने आपको बताया मेरे सामने वाला चौबे जो भाग गया था, FIR हुई, वो वहाँ पहुँचा और इन सब ने मिलके मेरे सामने पुलिस को दिए पैसे, जो मैंने अपनी आंखों से देखे कि उस कापूरे सर ने बैठकर अपनी कार के अंदर गिने। उस बात की इमीडिएटली वहीं से खड़े खड़े मेरे हस्बैंड ने और मैंने कमिश्नर ऑफ पुणे को कंप्लेन की है कि ये गाड़ी का नंबर है, हमने अभी अभी पैसे लेते हुए देखा है उसको और ये लोग मैनेज कर रहे हैं, हमारे ऊपर झूठी FIR दाखिल कर रहे हैं। कुछ भी हमारे खिलाफ एक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल यहाँ का सीनियर PI और यहाँ का API जो भी इस वक्त का SHO है वो रहेगा। खैर हमने हमारा काम कर दिया, हम प्रोसीजर जानते थे तो हमने हमारा काम कर दिया। इनको जो करना है करो, इनका FIR करना है, जो करना है करो, हमने इनको करने दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1 वीक के अंदर ना पूरी बिल्डिंग ने मिलकर, मतलब पूरी बिल्डिंग में कौन लोग, जो लोग नहीं चाहते थे कि हम इस स्कैम को ओपन करें। जैसे आपने देखा होगा मिफ्ताही की वीडियो पे, तो आपने देखा होगा कि जब मिफ्ताही के ऊपर वीडियो बनी तो सिर्फ और सिर्फ उसके घर वाले, उसके घर वालों के अलावा कोई कमेंट नहीं करता था। उसके घर वाले एक एक लोग 10-10, 12-12 अकाउंट है, वो अकाउंट के पैटर्न ने मैंने पूरे स्क्रीनशॉट लिए। वो लोग क्या करते, उनको क्या लगता था कि डराएंगे धमकाएंगे ना तो सामने वाला डर जाएगा,
हम नहीं डरते, तो हम इसमें भी नहीं डरे। और ऐसे क्रिमिनल से डील करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, चुटकियों का खेल है। तो बस फिर क्या हुआ, एफआईआर हमारे ऊपर झूठी एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद में बिल्डिंग से जितने भी लोगों ने, मतलब 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी लोग, मैंने बोला ना 11-11 महीने के लिए आते थे, 5 लोग 6 लोग मिलके और पैसे खाते थे, उन सब ने मिलकर, और हमारी बिल्डिंग में ड्रग्स पेडलर था वसीम खान करके, मैं उसकी स्टोरी भी आपको बराबर से पूरी अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। ये स्टोरी डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ अतीका, नदीम सैयद और उसके बाप के लिए, क्योंकि थंबनेल से आपने पहचान लिया होगा। तो अभी इनकी पिक्चर को डिस्कस करेंगे, बाकी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इन लोगों ने हम पे झूठी एफआईआर की, फिर इसने और उस चर्सी ने, इन दोनों ने मिलकर झूठी 3 एनसी दाखिल की। देखिए क्या होता है, पुलिस आपको शय दे रही है या कोई आपको एडवाइस कर रहा है, तो आपको अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। इन लोगों ने एफआईआर, एनसी में सब कुछ झूठ लिखा दिया, और फैक्ट छुपा के ये लोग को लगा कि अब मैं तो डर जाऊंगी कि अरे मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, अब मैं भाग जाऊंगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मुझे एसीपी वानोरी ने बुलाकर मुझे, मेरे हस्बैंड को एक नोटिस दिया कि आपने शांतता भंग किया है। उस नोटिस को मैंने रिसीव किया, ठीक है, शांतता भंग किया मैंने, मैं पुलिस से क्यों आर्ग्यू करूं, मैंने ले लिया। मैंने देखा उस पर मुझे 10,000 रुपये का फाइन किया है इम्पोज, कि आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा फाइन 24 घंटे के अंदर। पुलिस ने यहाँ पे भी गोची किया। पुलिस का काम है कि कम से कम मुझे 10 दिन पहले नोटिस दें। जब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ आरटीआई फाइल करने कि मेरे ऊपर कितनी झूठी एफआईआर, कितनी झूठी एनसी है मुझे बताओ, तब एक हवलदार भाग के आ रहा है कि मैडम आपके नाम का नोटिस है और आपको कल के कल ना एसीपी वानोरी जाना है। मैं कहीं नहीं गई, मैंने नोटिस लिया। ये बात है 7 फरवरी 2022 की, और मैंने अगले ही दिन सेशन कोर्ट में उसे कर दिया एसीपी वानोरी के खिलाफ फाइल, और एसीपी वानोरी को वहां से इशू कर दिया शोकॉज नोटिस कि अब भाई आप कोर्ट आओ और कोर्ट आके बताओ कि मैंने शांतता कैसे भंग किया, आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या प्रूफ है, कितने लोगों ने मेरे खिलाफ शांतता भंग का कंप्लेन किया है, और कैसे आपको पता चलता है कि शांतता भंग मैं कर रही हूँ या वो लोग कर रहे हैं। आज उस बात को आप कैलकुलेट कीजिए, 2022 फरवरी से आज 2025 जनवरी है, आज तक एसीपी वानोरी क्या एक हवलदार भी नहीं पहुंचा है। 2 से 3 शोकॉज नोटिस निकल चुके हैं, कई हियरिंग हो चुकी है, अभी हमारा फाइनल आर्गुमेंट भी हो गया। अब बस नेक्स्ट डेट मैंने मार्च की ली है, अब पुलिस के पास कुछ बचा नहीं आने के लिए, तो अब वो केस खत्म हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है। हम चाहते हम भी इनको मारते, अगर आप वीडियो देखेंगे वो लेडी कितनी वायलेंट है, हम चाहते हम भी मारते, हम भी गाली देते, हम भी उसे अब्यूज करते, फिर उसमें हम में फर्क क्या होता। अगर हम भी वैसा करते तो आज मैं ये शान से बैठ के वीडियो कैसे बना रही होती। इसी चैनल पे नहीं, मेरे खुद के अलग से चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर क्राइम एक्सपोज पे मेरे वीडियो है कैसे बने होते। तो यही बात होती है, कानून को हमेशा, सिस्टम को हमेशा सब्र से, सुकून से और प्रोसीजर से फॉलो करना है, एकदम जल्दी जल्दी में चीज़ें नहीं करना है। तो ये एक पार्ट मैंने आपको कवर किया कि पुलिस पे मैंने ये फाइल किया है। अब यहाँ हम आते हैं फरवरी का। इस बीच में बहुत सारे हमारे ऊपर हमले हुए, वो सारे हमले आपको मेरे उस चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। सारी वीडियो आप ज़रूर देखना, ये सारी वीडियो मेरी यहाँ अपलोडेड है, और इन्हीं के बेस पे लेके मैं आपको लीगल वे में बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको लड़ाई करना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, सबको भेजना, ताकि मालूम पड़े कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना आसान है। इसमें क्या हुआ कि ये अतीका नाम की औरत, आप इसकी पूरे वीडियो जाके देखिए, मेरे चैनल पे ना इसकी प्लेलिस्ट है अलग से। इस वीडियो के एंड में भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूं, लेकिन आपने देख ही लिया होगा, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस लेडी ने बैक टू बैक मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे बैक टू बैक अटैक किए। पहले मुझ पे अटैक किया, मेरे हस्बैंड पे अटैक किया, मेरी बड़ी बेटी पे अटैक किया, जिसके लिए इस लेडी के ऊपर और इसके पूरे घर वाले और गैंग के ऊपर 8 FIR रजिस्टर्ड है। 8, कैन यू इमेजिन, 8 FIR। पुलिस इनके साथ होकर भी इनके ऊपर 8 FIR रजिस्टर्ड है, और हाई कोर्ट ने इन लोगों से बचने के लिए मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया। और फिर मैं क्वैशिंग के लिए चली गई थी। क्वैशिंग और रिट पिटीशन 2 चीज़ डाला था, ठीक है। उसमें 2 चीज़ें थी कि सीनियर PI ने जो मेरे साथ किया वो जस्टिफाइड नहीं था। उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके बिल्डिंग वालों को डरा धमका के मेरे खिलाफ कंप्लेंट बनाकर
और फिर मेरे अगेंस्ट खड़ा किया था लोगों को। तो इन चीज़ों को लेकर हम हाई कोर्ट पहुँचे, हाई कोर्ट की हियरिंग हुई, वो ऑनलाइन ऑर्डर भी अवेलेबल है, आप चाहे तो एडवोकेट नूर याकूब हाई कोर्ट ऑर्डर सर्च कर सकते हैं, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी उसे ऐड कर दूंगी। तो हाई कोर्ट ने सीनियर पीएस सरदार पाटिल को बुलाया था और बुला के उनको मतलब एक ही बात बोला था जस्टिस जेरे ने कि विदाउट पुलिस के इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्पिरेसी में बहुत कुछ है, मैं आपको कुछ हाईलाइट करती हूँ, बाकी आप मेरे चैनल पे देखना। मैंने आपको बताया कि 23 जनवरी को अतीका, नदीम और उसके बाप ने यहाँ पर अटैक किया। उसके बाद 8 फरवरी को वसीम सोलिया जो कि ड्रग्स पेडलर थे क्या, उन लोगों ने मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे अटैक किया, उसके लिए उन पर एफआईआर आई। उसके बाद मेरी कोर्ट से एफआईआर आने के बाद सुबह मेरी एफआईआर की ऑर्डर आती, आप वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें वो बुलेट पे जा रहा है और मैं डंडा लेकर आई हूँ और मैं पुलिस को बोल रही हूँ भागा भागा। अच्छा, मैं आपको अभी वीडियो दिखा, अभी उनको मालूम पड़ रहा है पुलिस आ रही है तो भाग रहा है, पुलिस आ रही है तो भाग रहा है, भागा भागा भागा, कैसे पकड़ेंगे आप इसको, जल्दी आइए। तो देखा आपने, तो जब मैं बोल रही हूँ कि भागा 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 तो वो कैसे भाग गया। और उसी रात को उसने 40 लोगों को, हड़कसर से लाया था वो लोगों को, डंडे, हॉकी, बैट, तलवार लेकर आकर मेरी गाड़ी तोड़ दिए। इतना हंगामा मचा है बिल्डिंग में, पूरी बिल्डिंग को ब्लैकआउट किए थे, पूरी बिल्डिंग में लाइट बंद, पूरी बिल्डिंग का लाइट बंद, कैमरा बंद, लिफ्ट बंद, और नीचे से गालियां दे रहे, नीचे आ। मैंने भी बोला आओ ऊपर आओ, एसिड का पानी बना के रखी, होली खेलते। कोई ऊपर आया नहीं, किसी में हिम्मत थी नहीं, जो सीढ़ी तक आया वहीं से भाग गए, क्योंकि मेरे डोर पे हर जगह लगे कैमरे, तो उनमें हिम्मत थी, उनको सिर्फ मुझे डरा के भगाना था। इस बात के लिए भी मैं हाई कोर्ट में, मेरा ऑलरेडी पेंडिंग था केस। उनका क्या था कि मैं हाई कोर्ट नहीं जाऊं, हाई कोर्ट से केस विड्रॉ कर लूं। पुलिस का भी उनको प्रेशर था कि पुलिस बोली कि तुम लोगों को मदद करने में हमारी बैंड बज रही है, मतलब इस तरीके से एकदम कॉन्स्पिरेसी थी। इसी बीच मैंने ससुर हॉस्पिटल के ऊपर भी केस फाइल कर दिया था, उसके जो सीएमओ है उनकी भी इंक्वायरी चल रही थी। इसी बीच एमएससीबी के ऊपर भी मैंने 2-3 आरटीआई फाइल कर दिए थे, उनकी कंप्लेंट हायर अथॉरिटी को कर दी। और उन लोगों ने क्या किए, एमएससीबी ने खुद बचने के लिए हमें पूरी रिपोर्ट दे दी है कि हमने कभी लाइट डिस्कनेक्ट किए ही नहीं, लाइट डिस्कनेक्ट आपकी बिल्डिंग वालों ने किए होंगे, हमारी तरफ से कभी पावर सप्लाई गया ही नहीं। तो इन सब चीज़ों का प्रेशर बनाने के लिए, डराने के लिए इन लोगों ने हम पर अटैक किया, मेरी गाड़ी तोड़ दी, बहुत कुछ किया हमारे साथ में। लेकिन कहते हैं ना कि आप कानून से चलिए। तब अमिताभ गुप्ता थे कमिश्नर, मैंने उनको कॉल किया, फिर उनसे मैंने हेल्प ली। उसके बाद ये सारी रिकॉर्डिंग हमने हाई कोर्ट में शो की। हाई कोर्ट ने 40 लोगों के अगेंस्ट एफआईआर की ऑर्डर दी, उन 40 लोगों पर एफआईआर की ऑर्डर आई। और ऑर्डर आने के बाद मैं क्या बोलूँ आपको, उन 40 में से ना आज एक भी बंदा इस बिल्डिंग में नहीं है। अगर मैं आपको आज ऑक्यूपेंसी बताऊँ ना, तो मेरी बिल्डिंग में हार्डली 92 फ्लैट में से 12 ओनर रहते हैं और 20 या 25 टेनेंट रहते हैं, मतलब 50% मेरी बिल्डिंग आज है खाली। जितने लोग थे, मेरे ऊपर एक था 401 में, उसने घर बेच दिया क्योंकि वो हमारी खबर इनको पास करता था। मेरे नीचे के फ्लैट वाले थे, वो बेच के चले गए, सामने से चौबे चला गया, उनके बाजू में एक था वो चला गया, जस्ट मेरे घर के बाजू में भरत जादव था वो चला गया, सामने सत्या था वो भी घर लॉक करके रहता है। फिर और भी जितने लोग थे, अतीका, नदीम, अतीका तो 2 साल पहले चली गई, जाके नताशा एनक्लेव में रह रही थी, उसके बाद वहां से भी खाली कर दिया, पता नहीं कहाँ रहती है। अब उसका हस्बैंड यहाँ आ गया है, ऐसा सुनने में आया है कि उनका डिवोर्स हो गया है, क्योंकि बिल्डिंग में कल ही मैं नीचे उतरी तो वॉचमैन के यहाँ 2 लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, उसके नेबर थे, कह रहे वो मोटी सी लेडी थी ना, बोले तो उसका डिवोर्स हो गया और उसका हस्बैंड यहाँ है, माँ बाप के पास अकेला रह रहे, बच्ची भी वो ले गई। तो देखा आपने बुरे का अंजाम कितना बुरा होता है। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। इस पूरे इशू से निकलने के लिए ना 6 महीना हमको अंडरग्राउंड होके लड़ाई करना पड़ा, और फिर जब हम आए तब सब भाग गए। मतलब अपने खुद के घर 50% लोगों ने बेच दिए, बाकी लोगों ने रेंट पे दे दिए, और बाकी लोगों के घर ऐसे ही खाली पड़े हैं। तो इससे आपने क्या सबक लिया? जब भी आपके साथ कोई भी जुल्म ज्यादती होती है तो उसके लिए आपको उन्हीं की तरह कुत्ते नहीं बन जाना है, आपको सब्र रखना है, आपको अपना दिमाग लगाना है और कानून के दायरे में रहकर लड़ना है। अगर आज मैं कानून के दायरे से थोड़ा भी बाहर होती तो आज ये कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं होता, आज मैं इन क्रिमिनल्स के बारे में आपको बता नहीं रही होती। तो ऐसा है। तो इन क्रिमिनल्स की स्टोरी आपको अगर पूरी जाननी है तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा, बाकी सारी वीडियो मैं यहाँ पे शो करी, उन्हें ज़रूर देखिए। आई होप आपको समझ में आया होगा
कि कानून के दायरे में रहकर लड़ना कितना आसान है और कितना अच्छा है। अगली वीडियो में आपको बना के बताऊंगी वसीम सौलिया और उसके ख़ानदान के ऊपर कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, हमने उनके साथ क्या किया। इस वीडियो में हमने कवर किया था अतीका नदीम सैयद की कहानी, जो कि रहती है कोंडवा में, पता नहीं कोई गली के अंदर, और काम करती है रूबी हॉल में एज अ रिसेप्शनिस्ट। थंबनेल पे भी उसकी फ़ोटो है, आप मेरे कंटिन्यू राइट में भी उसकी फ़ोटो देख रहे होंगे। और हाँ, इसने सब कुछ कर लेने के बाद, बिल्डिंग छोड़ने के बाद, मतलब कहीं से भी मुझसे जीत नहीं पा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन लोगों ने क्या किया था, मेरी बेटी पर हमला किया था। मेरी बेटी पे हमला करके इन लोगों ने इमीडिएटली पुलिस को मैनेज किया। मैंने जितना भी सीसीटीवी था उस दिन का, मतलब ये बात है 26 जनवरी 2024, मेरी बेटी पर अटैक किया इन लोगों ने, ये अतीका ने, इसके हस्बैंड ने, ससुर ने। तो हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचने के पहले ये लोग पहुंच के पुलिस को मैनेज कर रहे थे, और मैंने उसी दिन फाइल कर दिया आरटीआई एक्ट 2005, और 2 दिन के अंदर मुझे मिल गई रिकॉर्डिंग। और उस रिकॉर्डिंग में अतीका, नदीम, इनका एक दोस्त जॉन, ये तीनों मिलके पुलिस ऑफिसर्स को मैनेज कर रहे थे। और बस मैंने पुलिस ऑफिसर से वो रिकॉर्डिंग ले ली, उन्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी जर्नी ना बहुत पेनफुल रही है, और पुलिस की जो एट्रोसिटी मैंने झेली और फिर जो मैंने पुलिस को लाइन पे लाया है, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलिस को मैं जो बोलूँ, एप्लीकेशन दूँ, उन्हें मानना ही पड़ता है, क्योंकि मैं रुकती नहीं हूँ। मैं उसके बाद अपील, सेकेंड अपील, फर्स्ट अपील, कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह उन्हें लेके जाती हूँ। तो अभी कोंडवा पुलिस के ऊपर इन सारी चीज़ों के लिए चल रहा है प्राधिकरण सिंहगढ़ में एक केस, जिसमें 8 ऑफिसर, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर लिखी, जिसमें से एक है प्रभाकर कापुरे, एक है वैभव हनुमान सोनावने, और 2 सीनियर पीआई, जिसमें से एक सीनियर पीआई सोनावने थे जो अब नहीं है, एक थे सीनियर पीआई सरदार पाटिल जो अभी सीआईडी में है, सीआईडी क्राइम में है। और जितने भी ऑफिसर थे उन सब का नाम लेकर हमने डाल दिया है 8 लोगों पर अभी मुकदमा। तो अब पुलिस का अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ चलेगी पुलिस पे इंक्वायरी। तो अगर आप भी किसी ऐसी मुसीबत में है जहाँ पर पुलिस आपको परेशान कर रही है, कोई डिपार्टमेंट आपके साथ ज्यादती कर रहा है, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको उस प्रॉब्लम से ज़रूर निकालूंगी। आप मेरी अपॉइंटमेंट लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। सारे एविडेंस लेने के बाद में मैं आपको, अगर पुलिस के खिलाफ आपको कंप्लेंट करना है तो प्राधिकरण में किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे आपका केस फाइल होता है, कैसे वहाँ आपका केस लड़ना है, इन सब में मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी बड़ी हो गई ये वीडियो, अगली वीडियो वसीम सौलिया पे बनेगी, उसके बाद बनेगी भरत जादव और उसकी गैंग के ऊपर, और उसके बाद पूरी वीडियो बनेगी कि इन सब का नतीजा क्या निकला। बट आपको इतना बता दूं कि जीत हमारी हुई और हमेशा सच्चाई की होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।